हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित PYQ लेकर आपके सामने आए हुए हैं और PYQ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप इन सभी क्वेश्चन को देखते रहिए और ये सभी क्वेश्चन SSC 2024 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी मौर्य वंश, यह गुफाएं मौर्य वंश से संबंधित हैं। अशोक और उनके पोते दशरथ के शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था और कुछ में अशोक के शिलालेख भी मौजूद हैं। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए उपयोग के लिए बनाए गए थे। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्यकालीन भारत का विवरण है। मेगस्थनीज ने भारत की 2 प्रमुख नदियों का विवरण जैसे कि सिंधु और गंगा नदी का भी विवरण किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए कौटिल्य राइट आंसर है। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। आचार्य चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और गुरु थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, यह आपका राइट आंसर है। चोल शिलालेखों में भूमि को विभिन्न संस्थाओं को दान किया जाता था और प्रत्येक दान के लिए एक विशिष्ट नाम रखे जाते थे। पल्लीचंदम, ब्रह्मदेव, शालाभोग, देवदान, वेल्लनगई, इन भूमि अनुदानों का उपयोग संबंधित संस्थानों की गतिविधियों और रख रखाव के लिए किया जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी मुवंडे वेलन, यह आपका राइट आंसर है। मुवंडे वेलन एक चोल साम्राज्य के सैन्य अधिकारी होते थे जो मंदिरों में दान के लिए जाने जाते थे। राजा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे करते थे।
ये राजा अश्वमेध यज्ञ में राजा के योद्धाओं के साथ घोड़े को 1 वर्ष के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। ऑप्शन 4 हैं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी कृषि यह राइट आंसर होगा। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष प्रभारी अधिकारी कृषि के लिए होते थे। मौर्य साम्राज्य में शीता अध्यक्ष एक प्रशासनिक पद था जो कृषि विभाग का प्रमुख होता था। उनका मुख्य कार्य राज्य के स्वामित्व वाली भूमि की खेती की देखरेख करना और उपज का प्रबंधन करना भी था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? ऑप्शन 4 हैं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आपका राइट आंसर होगा। ये गुफाएं बिहार में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित है। इन गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा सबसे प्रसिद्ध है। अपनी नक्काशीदार मेहराबदार प्रवेश द्वार के लिए ये गुफा जानी जाती है। ये गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान कट गुफाएं मानी जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न में शामिल नहीं था? ऑप्शन 4 हैं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सूरदास राइट आंसर है। सूरदास एक महान कवि थे जिनका जन्म चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के सदियों बाद हुआ था, इसलिए वे 9 रत्न में का हिस्सा नहीं हैं। सूरदास 16वीं सदी में हिंदू भक्ति कवि और गायक थे। वह कृष्ण के वैष्णव भक्त थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन 4 हैं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभ यह आपका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का वर्णन है और इसे इनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? ऑप्शन 4 हैं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी दिनार राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त शासक ने कलात्मक उत्कृष्टता के उत्कृष्ट उदाहरण वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन की क्लासेस जो एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी डेमो लेने आ सकते हैं। अगर क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो कंटिन्यू करिएगा। हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।